अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आपका चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 16.9 और 16.10 इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं टॉपिक्स। सीरीज़ रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपके दोनों टॉपिक्स हैं ये पिछले 10 सालों में तकरीबन 10 दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके हैं, आ चुके हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के पेपर्स में, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ध्यान से आपने समझने हैं। सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने आरसी सर्किट एंड और एल सर्किट पढ़े थे प्रीवियस। एक सीरीज़ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का कम्बिनेशन पढ़ा था और एक रेजिस्टर एंड इंडक्टर का कम्बिनेशन पढ़ा था। उनकी अगर फेज़र डायग्राम्स की हम बात करें तो आर सी सर्किट की फेज़र डायग्राम ये थी और आर एल सर्किट की फेज़र डायग्राम ये थी कि इसमें आर जो है वो हॉरिजेंटली था और जो था कैपेसिटर की इम्पीडेंस वो वर्टिकल थी, डाउनवर्ड पोजीशन में थी। जबकि आर एल सर्किट में रेजिस्टर हॉरिजेंटल था और जो इंडक्टर की इम्पीडेंस थी वो वर्टिकल थी। इसमें एक बात तो क्लियर है कि इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर दोनों एक दूसरे के उलट होती हैं, ठीक है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद है आर एल सी डायग्राम कि अगर हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को इकट्ठा एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दें कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, ये रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये एक इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है। तीनों को आपने सीरीज़ में लगाया हुआ है या पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फेज़र डायग्राम बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वो इस टाइप की बनेगी कि रेजिस्टर जो है वो मिड में होगा, दरमियान में होगा, एक्स सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक्स एल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और एक्स एल की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, एक्स एल इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर इक्वल होती है 2π/f(l) के, और इसकी कैपेसिटर की इम्पीडेंस आपने पढ़ी हुई है, उसकी इक्वेशन है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π/f(c). लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत मैटर करती है कि आप इनको किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इनको देखते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पर आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ़ के। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इम्पीडेंस कैपेसिटर की बढ़ जाएगी। तो देखते हैं इंडक्टर में एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ़ के। तो अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इंडक्टर की इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर जो आपका सर्किट है आर एल सी सर्किट, जिसमें तीनों कनेक्टेड हैं, वो एज अ आर सी सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। वो एज अ आर सी सर्किट बिहेव करेगा। अब इसको देखते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो इन्वर्सली होती है एफ के। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर कम हो जाएगी, जबकि इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर कम हो जाएगी, जबकि इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर बढ़ जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो आपका सर्किट है वो एज अ आर एल सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। तो फिर इसकी जो फेज़र डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी, जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर जो फेज़र डायग्राम होगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पर आपका सर्किट जो था आर एल सी सर्किट वो एज अ आर सी सर्किट बिहेव करेगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका सर्किट एज अ आर एल सर्किट बिहेव करेगा। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं कि अगर हम इसको दोनों तरीक़ों से यूज़ करें, आर एल सी सर्किट को एज अ पैरेलल भी और एज अ सीरीज़ भी, तो वो फीचर्स हम बाद में देखते हैं। उसके बाद है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर दोनों इक्वल हो जाएं। दोनों इक्वल होकर एक दूसरे को दोनों ज़ाहिर है वो कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल रख के देख लेते हैं। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल होता है 1/ओमेगा सी। अब 1/ओमेगा सी को आप लिख सकते हैं, देखें एल को इधर लाकर
डिवाइड कर दें, ओमेगा दूसरी साइड पे जाके ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर बन जाएगा। ओमेगा स्केयर इक्वल आ जाएगा 1/LC। अब ओमेगा का स्केयर आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√LC। अब ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, तो 2πf की इक्वल आ जाएगा 1/√LC। तो यहाँ से आपके पास f किसकी इक्वल आ जाएगा, 2π इधर लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो f आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/2π × LC। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ √LC। तो आपने लिखना है कि अगर 1/√LC हो तो उसकी डायमेंशन सेम वही होंगी जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होगी, और अगर सिंपल √LC हो तो उसकी डायमेंशंस टाइम के साथ सेम होंगे। ठीक है, जो टाइम पीरियड की डायमेंशंस होंगी वही √LC की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछा जाता है अक्सर कि 1/√LC की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो अगर 1/√LC हो तो उसकी डायमेंशन सेम वही होगी जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होती हैं, और अगर सिंपल √LC हो तो उसकी डायमेंशन सेम वही होंगी जो टाइम पीरियड की डायमेंशंस होती हैं। तो यह आपके पास वो फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, स्मॉल r साथ लिखा जाता है FR। ठीक है, ये वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कि अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक फेजर डायग्राम है सर्किट की, और जितनी अपवर्ड डायरेक्शन में इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर होगी अगर उतनी ही सेम इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास सिंपल जो इम्पीडेंस बच जाएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आर की इक्वल आ जाएगी, जो कि रेजिस्टेंस थी आपके पास, जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस थी, तो फिर आपके पास इम्पीडेंस आर की इक्वल आ जाएगी। आर से मुराद क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसके कुछ हम फीचर्स देखते हैं, तो हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद रहें। ये कुछ फीचर्स हैं, और आपके पास दो किस्म के आगे सर्किट्स हैं। ठीक है, एक सीरीज़ रेजोनेंस है और एक पैरेलल रेजोनेंस है। ठीक है, तो पहला फीचर देखते हैं। पहला फीचर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन होती है वो सीरीज़ रेजोनेंस के लिए और पैरेलल रेजोनेंस के लिए सेम होती है। FR = 1/2π √LC, और पैरेलल के लिए भी सेम यही इक्वेशन है, FR = 1/2π √LC। उसके बाद इम्पीडेंस है, तो सीरीज़ रेजोनेंस के लिए ये रेजिस्टिव होती है और मिनिमम होती है। इम्पीडेंस जो है वो सीरीज़ के लिए मिनिमम होती है और रेजिस्टिव होती है। पैरेलल के लिए ये रेजिस्टिव तो होती है लेकिन मैक्सिमम होती है। ठीक है, पैरेलल के लिए ये रेजिस्टिव भी होती है और मैक्सिमम होती है। उसके बाद करंट है, तो करंट सीरीज़ सर्किट के लिए देखें, या आपने इसको ऐसे याद रख लेना है कि सीरीज़ सर्किट के लिए रेजिस्टिव इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ये मैक्सिमम उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजिस्टिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। जिस पॉइंट पर इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट होगी वहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या बनती है, I = V0/R। और देखिए, इसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम थी तो इसमें करंट मिनिमम होगा, लेकिन किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, जहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर करंट मिनिमम होगा। तो आपने इसको इस तरीके से याद रख लेना है कि सीरीज़ में जो इम्पीडेंस होती है वो मिनिमम होती है तो करंट मैक्सिमम होता है, जबकि इम्पीडेंस जो है वो पैरेलल में मैक्सिमम होती है तो उसमें करंट जो है वो मिनिमम होता है, उलट होते हैं दोनों एक दूसरे के। उसके बाद है पावर डेसिपेशन एंड पावर फैक्टर। देखिए, हमने पहले बात की कि दोनों सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी इम्पीडेंस रेजिस्टिव है, तो इसमें पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी दोनों में। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टिव होती हैं वहाँ पर कोई उनमें फेज़ डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो पावर डेसिपेशन वहाँ पे मैक्सिमम होती है क्योंकि एंगल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो पावर डेसिपेशन पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी दोनों में मैक्सिमम होगी। और पावर फैक्टर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा जो होता है वो सीरीज़ में भी 1 होगा और पैरेलल में भी 1 होगा। ठीक है, कॉस थीटा को पावर फैक्टर कहा जाता है, तो पावर फैक्टर सीरीज़ में भी 1 होगा और पैरेलल में भी 1 होगा। उसके बाद नेचर है,
तो नेचर देखें, इसमें करंट मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपको जो सर्किट है ये करंट मैक्सिमम दे रहे हैं, तो इसकी जो नेचर होती है ये एक्सेप्टर होती है, इसको एक्सेप्टर कहा जाता है। ये आपकी बुक में चीज़ ऐड नहीं है, एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर, लेकिन वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दी आपको, ठीक है। तो सीरीज़ की जो होती है नेचर वो एक्सेप्टर होती है, जबकि पैरेलल रेजोनेंस की जो नेचर होती है वो रिजेक्टर होती है, क्योंकि वो मिनिमम करंट आपको देते हैं। उसके बाद दो फैक्ट्स हैं कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है, वो दोनों की कंबाइन वोल्टेज जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड वोल्टेज ऑफ करंट, अप्लाइड वोल्टेज कौन सी है, VRMS, अप्लाइड वोल्टेज से ग्रेटर हो सकती है। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड वोल्टेज ऑफ करंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। जबकि सीरीज पैरेलल रेजोनेंस का फैक्टर ये है कि करंट ऑफ इंडक्टर एंड करंट ऑफ कैपेसिटर अप्लाइड करंट से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। करंट ऑफ इंडक्टर एंड करंट ऑफ कैपेसिटर विल बी ग्रेटर देन अप्लाइड करंट। अप्लाइड करंट कौन सा था, IRMS, ठीक है। तो ये दो आखिरी जो फैक्टर थे ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं इसमें, बाकी आसान से फैक्टर्स हैं इसमें, ये इसके जो फीचर्स हमने पढ़े हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आ भी चुका है पेपर्स में, तो कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। अगर इसमें फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।